तो जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स 8.1 के। ठीक है, एग्जांपल्स हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और एग्जांपल को सोल्व करेंगे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चीज़ों को। और सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, पता ही आपको करना क्या है। सबसे पहले ना आप लोग इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें तमाम बातें बताई गई हैं जो यहाँ यूज़ होंगी, उस वीडियो का आप लोग पहले जरूर देखेंगे। आपको पता ही है सारी बातें, सब फॉर्मूले, बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक चैप्टर, नया चैप्टर है ना, सब बेसिक उस वीडियो में ही बताए गए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तभी आप एग्जाम्पल वीडियो पर आना उसके बाद। अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करूँगा, उन सभी फॉर्मूलोज का मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, यूज़ करूँगा। वो सारी बेसिक बातें, जो भी चीज़ मैंने समझाई थी, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर बताई थी, तो सब कुछ आपको मिलेगी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। ठीक, तो पहले आपको जरूर देखनी है, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल्स या फिर सॉल्यूशंस पे आएंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a इज इक्वल टू 4/3, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a। तो एंगल a के लिए और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बताने हैं। तो जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में समझाया गया था कि हम क्लास 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे वो करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ट्राइंगल की का कोई जिक्र नहीं है, राइट एंगल का कोई जिक्र नहीं है। ये बात ऑब्वियस है, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये बात ऑब्वियस है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि हम लोग क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो आगे बात, बाकी सब बातें मैंने आपको वहाँ समझा दी थी, आप जाकर पहले वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कहे या ना कहे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही है। अब देखो, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का है ये सॉल्यूशन। ये हो गया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको ऐसे ही नहीं कि जहां मन किया ए लिख दिया, जहां मन कर दिया बी लिख दिया, जहां मन किया सी लिख दिया। पहले क्वेश्चन में आप देखोगे, कई बार क्वेश्चन में होता है कि राइट एंगल कहाँ मारना है, 90 डिग्री कहाँ मारना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब तो आपको वहीं मारना पड़ेगा, समझते हो ना मेरी बात को ध्यान से। नहीं तो आप जहां मन करेगा वहां लिख सकते हो ABC। अब एक प्रॉब्लम हो रहा गई, 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पर मैं नाम A लूँ या फिर B लूँ या फिर C लूँ, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है, होती है बात, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, हमको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के आगे भी एक्सरसाइज में, कि वहाँ पर लिखा हुआ आएगा बाकायदा कि भैया A पर 90 है या B पर 90 है या C पर 90 है, तब तो आप वहीं लिखोगे, अदरवाइज आपकी इच्छा है। अब इस इच्छा में भी एक समस्या है कि जो उसने इस tan के साथ लिखा हुआ है tan A, उसको नहीं लो आप यहाँ लोगे ना, ये नहीं लोगे आप यहाँ पे, जो बाकी के बच्चे B और C वो लोगे आप यहाँ पर। अब आपकी चॉइस है, आप B को लेके करें क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर B ले लो चाहे C ले लो, जो भी मन में आए वो ले लो। फिलहाल मैं यहाँ पर B ले रहा हूँ, B मैंने यहाँ ले लिया। ये मैं आपको नाम लिखना बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कहीं भी कुछ लिख दिया उठा करके। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि यहाँ पर मेरे को क्या लेना है B या C, तब तो मैं वही लेता। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने अपनी इच्छा से यहाँ B ले लिया। मैं यहाँ पर C भी ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर A नहीं ले सकता, समझो बात को, क्योंकि A है tan के साथ में। तो जिस एंगल की वो बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, उसको आप यहाँ ले लेना। ठीक है, जिस एंगल की वो बात कर रहा है उसको आप कहाँ ले लोगे, यहाँ भी ले सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ ले रहा हूँ, बचा कौन, C। तो इस तरह पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और इस जानकारी को, इस डिटेल को मैं लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल ABC में मैंने क्या लिखा माना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? चलो जी, अब कहता है कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो ये भी लिख लेते हैं हम, tan A इज इक्वल टू 4/3। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने हैं बाकी 5 और एंगल A के लिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक्यूट एंगल के लिए हम फाइंड करेंगे, या तो A के लिए या C के लिए। उसने साफ लिखा हुआ है एंगल A के लिए बताने हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि एंगल C के लिए बताने हो, क्वेश्चन में दोनों के लिए भी आ सकता है कि एंगल A और C के दोनों के लिए बताएं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत प्यार के साथ, मेरे को पता है, एंगल A और C सभी के मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करने बताए थे। परपेंडिकुलर किसको मानना है, बेस किसको मानना है, सब समझाया हुआ है। तो इसलिए आप लोग पहले जाकर वो वीडियो देखेंगे। तो मेरे को फाइंड क्या करना है, देखो मैं थोड़ी देर के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ कि मेरे को फाइंड करना है एक तो साइन A, कोसेक A या कोस A। पहले साइन A कोस tan तो हो ही गया, फिर कोसेक A, कोट A, सेक A।
एंगल ए के लिए बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो मेरे को फाइंड करनी है। तो पहले आपको क्वेश्चन पता हो कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। गिवन है tan a की वैल्यू 4/3 और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल ए के लिए फाइंड करने हैं। अब आप मेरे को बात बताओगे, जो मैंने आपको समझाई हुई है सारी कहानी की, याद कर लेना एक बार, सारी बातें याद होनी चाहिए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस ए इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बी कैसे बना दिया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी तीनों इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेक ए क्या होगा, साइन वाले का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, और सेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा कोस वाले का एच अपॉन पी, एच अपॉन कितना बी, ठीक हो गया। और कोट ए क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल यानी कि बी अपॉन पी। तो ये सब बातें मैंने आपको बहुत प्यार के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई हुई हैं, ये यहाँ पर लिखी रहेंगी। ये कैसे आए हैं, इनका क्या मतलब है, और इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक सब कुछ हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। चलो जी, तो जब मेरे को tan a की वैल्यू 4/3 गिवन है, जब मेरे को tan a की वैल्यू 4/3 गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलेज tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखोगे आप, ठीक है। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारी फिगर में परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, देखो ये तो है हाइपोटेनियस, समझाया था आपको 90 के सामने। जिस एंगल को कंसिडर कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर ए कंसिडर किया ना, तो ए के सामने परपेंडिकुलर, और बचा हुआ कौन होगा, बेस। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है। पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि बी सी लिख दूं, और बी, बी मतलब कितना, बेस, मतलब कि ए भी लिख देता हूं। ये सब आपको समझा दिया था मैंने पहले ही, ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, क्योंकि बी सी अपॉन ए बी, बी सी का और ए बी का रेशो दिया हुआ है 4/3। अगर आपको उसने tan a की वैल्यू गिवन है ना 4/3, तो मतलब इसने आपको इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बी सी का और ए बी का, परपेंडिकुलर का और बेस का रेशो दिया हुआ है। ये सब मैंने आपको समझाया था। तो आपको याद होगा जब आप कक्षा छोटी क्लासेस में क्वेश्चन करते थे कि मान लो x और y का रेशो 7/8 है, तो x को कैसे मानते थे 7 के, y को कैसे मानते थे 8 के, मतलब रेशो में ऐसा मानते हैं कि एक कांस्टेंट से दोनों को मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सुनेंगे, क्योंकि BC का और AB का, साइड BC का और साइड AB का रेशो 4/3 है, सो लेट BC इज इक्वल टू क्या मान लूँ 4A, AB इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ 3A। तो BC इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ से P वगैरह हटा रहा हूँ अभी, BC इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने 4A, और A भी मैंने कितना मान लिया 3A। ये बात समझ में आ गई ना। देखो इस A की जगह आप K या X या Y कुछ भी मान सकते हो, मगर वो वाला सिंबल मत मानना जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर कोई मान लो A या K मान सकते हो, A मान सकते हो, X जो मर्जी मानो, मगर वो क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए गिवन, ठीक है। तो BC समझ में आ गया ना मैंने क्यों माना ऐसा, BC इज इक्वल टू 4A, AB इज इक्वल टू 3A। अब पाइथागोरस प्रमेय का, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम को भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होते हैं कई बार, का यूज करके मैं फाइंड करूंगा क्या AC की लेंथ। और पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने बताया था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PGT। आपको PGT नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। तो वो तो मैंने ऊपर लिख दिया था। तो यार क्या लिखेंगे हम, बाई पाइथा, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को ना मैं कई बार PGT लिख देता हूँ। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, बेस AB का स्क्वायर, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या, तो यार AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC 4A का होल स्क्वायर प्लस AB 3A का होल स्क्वायर। चलो जी, तो AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 16 और 9 25A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जब इधर जाएगा ना तो क्या होगा 25A स्क्वायर। और जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, याद करो बात को ध्यान से, 25 का 5 और A स्क्वायर का A, बात समझ में आ गई। और जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वैल्यूज दो आती है, प्लस माइनस, ये हमने पढ़ाया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो AC की वैल्यू क्या आ गई +-5, मतलब एक बार +5A और एक -5A, क्वाड्रेटिक थी ना, तो दो वैल्यूज आएंगी 5A और -5A। लेकिन क्योंकि हम इस पूरे ही चैप्टर के अंदर बात करेंगे
जो भी हम फाइंड करेंगे ना यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स हैं, साइड्स की लंबाई चौड़ाई वगैरह है, लंबाई मेजरमेंट है, और मेजरमेंट तो नेगेटिव कभी होती नहीं है, तो हम इस स्क्वायर रूट को केवल पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। और जब पूरे चैप्टर में करना ही है तो इस बात का बार बार हम जिक्र भी नहीं करेंगे और ना ही लिखेंगे भी, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 25a² का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो ±5 ही होगा, मगर हम नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, क्योंकि हम बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर साइड्स की मेजरमेंट की, जो कि नेगेटिव होती ही नहीं है। तो AC की वैल्यू या फिर किसी भी साइड की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली ही कंसिडर कर क्या करेंगे हर बार। तो ये मैंने फाइंड कर लिया 5 में। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन की खास बात यही है कि आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट एक दिया हुआ होगा, जिसका यूज करके हम P/B या P/H या P/B जो भी था, जो भी 6 के 6 में तो कोई भी दिया हुआ होगा, हम इस तरह लिख लेंगे पहले तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे होगा, ठीक है। और दो साइड्स को हम इस तरह मान लिया करेंगे हमेशा 4a और 3a, जो भी रेशो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये होगा कि आपको हमेशा 3 साइड में से कोई ना कोई 2 यहाँ पर आपके पास आ जाया करेंगी, कोई ना कोई 2 आपके पास यहाँ पर आ जाया करेंगी, और फिर पाइथागोरस का यूज करके हम तीसरे को फाइंड कर लिया करेंगे, ठीक। जब हम तीसरे को फाइंड कर लेंगे तो अब हमारे पास तीनों साइड्स होंगी, और अब तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ये बताओ, देखो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं हमारे पास, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान समझा रहा हूँ, ध्यान समझते रहना। अब आ जाते हैं यहाँ पर साइन ए, फिर क्या था कोस ए, टैन ए तो है ही पहले से, फिर क्या आता है कोसेक ए। फिर देखो जब तक मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, और देखो मैं 11th क्लास में भी आपको चैप्टर कराऊंगा, तो मैं हमेशा जब भी मुझको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लिखने होते हैं ना, मैं हमेशा इसी ऑर्डर में लिखता हूँ, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, मतलब पहले तीनों साइन कोस टैन, फिर उनकी रेसिप्रोकल कोसेक सेक कोट। आप भी ऐसा लिखने की आदत डालो, फायदा रहता है कई चीज़ों को याद करने में, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है P/H, कोस ए क्या होता है, देखो इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी पहले। कोस ए क्या होता है B/H, कोसेक ए क्या होता है H/P, और सेक ए क्या होता है H/B, कोट ए क्या होता है B/P। जिससे ये बात ध्यान रखना, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस। आप चाहो तो साइड्स के नाम भी लिख सकते हो इनकी बजाय, क्या, जैसे कि P/H है, तो अगर आप चाहो तो P/H से ना लिखकर डायरेक्ट ही साइन ए की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा BC, हाइपोटेनस कौन होगा 90 के सामने कौन होगा AB। आप चाहे तो सिर्फ ये लिख लो, चाहे तो सिर्फ ये लिख लो, चाहो तो दोनों लिख लो, आपकी इच्छा है। चलो जी, BC 4a और AC, ये AB क्या कर रहा है यहाँ पर, AC आएगा यार, कहाँ हो गई, BC/AC कितना हो गया 5, तो ये A से A कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो गई 4/5, तो साइन ए की वैल्यू 4/5। ऐसे ही कोस है B/H, ये B/H, तो 3a/5a, A से A कैंसिल, तो 3/5, कोसेक ए H/P, या फिर साइन का उल्टा कर दो चाहो तो, भाई साइन का उल्टा तो होता है, तो क्या हो जाए डायरेक्ट लिख दो 4/5, 5/4, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट लिख दो। सेक ए कोस का उल्टा होता है, सब आपको मैंने पहले बता दिया है। देखो कंसेप्ट क्लियर होंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अब मैंने सेक ए की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी है कोस ए को देखकर, क्योंकि मुझे पता है कि साइन ए सेक ए और कोसेक ए एक दूसरे रेसिप्रोकल होता है। आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ देख के निकाल लो, भाई सेक कितना होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5a/3a, ए से कट जाएगा 5/3, और कोट ए बेस, चाहे तो टैन का उल्टा कर दो, कहाँ था टैन हमारा 4/3, तो क्या हो जाएगा 3/4। कैसे भी करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कम से कम 5-6 करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, तो तुरंत नोट करेंगे बहुत जल्दी से। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 में 2-3 खास बातें हैं। नंबर 1 खास बात, तो ऐसा क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, मतलब दूसरी खास बात वो ये है कि इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, जो जिस तरह को अभी आपको कराऊंगा, एक तरीका और है, उससे भी करा दूंगा मैं आपको, ठीक। और फिर एग्जाम में आपको कौन सा करना है उसके बारे में भी बताऊंगा क्वेश्चन के बाद में। पहले आप दोनों तरीकों को समझ लो, और फिर जब मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराऊंगा ना इस तरह वाला, वो भी मैं आपको 2 ही तरीकों से कराऊंगा, ठीक। एक तरीका थोड़ा बड़ा है, एक तरीका बहुत ईजी है, ठीक। तो दोनों को समझेंगे बहुत ध्यान से। कहता है कि इफ एंगल B एंड एंगल Q और आर एक्यूट एंगल्स, एंगल B एंड Q क्या है, दोनों एक्यूट एंगल हैं,
सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। हो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल हैं। इस तरीके से हैं कि दोनों एंगल के साइंस इक्वल है, साइन ऑफ एंगल बी एंड साइन ऑफ एंगल क्यू की वैल्यू इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बी और क्यू को भी मुझको इक्वल प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के जो दो तरीके हैं ना, वो ये हैं कि मैं अगर चाहूँ तो इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बनाऊंगा। पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में क्लास 10th के लेवल से राइट एंगल तो बनना ही बनना है, राइट ट्रायंगल तो बनना ही बनना है। अगर मैं राइट ट्रायंगल में बी और क्यू यही एक में मान लूँ अगर, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं कहा कि बी और क्यू एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं, या ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में दो ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल में बी एंगल हो एक्यूट एंगल, और दूसरे में क्यू एंगल हो एक्यूट एंगल। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो दोनों एंगल्स को एक ही ट्रायंगल में कंसिडर करके भी कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो दोनों एंगल्स को अलग अलग ट्रायंगल में मान के भी कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि दोनों एंगल, बस सिर्फ ये लिखा है कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं। अब दोनों एंगल एक्यूट तो ये भी पॉसिबल है अगर ट्रायंगल एक है, और दोनों एक्यूट एंगल ये पॉसिबल है अगर ट्रायंगल दो है। तो एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है दो ट्रायंगल वाला। मैं आपको एक ट्रायंगल वाला भी करा दूंगा जो कि ईजी होता है। लेकिन एग्जाम में आप कौन सा करेंगे? देखो एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो ट्रायंगल वाला करें, या सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने टीचर से जहाँ भी आप पढ़ते होंगे ट्यूशन में या स्कूल में, उनकी राय ले लेंगे एक बार, वो जो प्रेफर करेंगे आपको उस मेथड से कर देना। लेकिन फिर भी मेरी राय ये है, मेरी अगर आप राय चाहोगे तो आप ये वाला करना, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं आपको दोनों करवा रहा हूँ। तो पहले बात करता हूँ अगर दो ट्रायंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है नहीं ऐसा कुछ कि भाई ट्रायंगल दो है या एक है, और एक्यूट एंगल तो दोनों में पॉसिबल है। तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों से कर देंगे। ये मैंने ट्रायंगल बनाया, इसमें एंगल बी एक्यूट एंगल है, और ये मैंने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया। अच्छा, ट्रायंगल राइट एंगल ही क्यों बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये आपको बहुत पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझा दिया था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे। अब ये मैंने क्यों कहाँ लिख दिया, दिमाग कहाँ जा रहा है, ये लिख देगा क्यों, ये बी ये क्यू, कभी इसका आप थीटा मान लो, ये क्या हो जाएगा क्यू। इसका नाम रख देता हूँ ए सी, इसका नाम रख देता हूँ पी आर। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में वैसे तो लेट राइट ट्रायंगल पी आर क्यू एंड राइट ट्रायंगल ए सी बी। ये नाम लिखते वक्त मैंने ये ध्यान रखा है कि जो जहाँ पर राइट एंगल है, जहाँ पर 90 है, वो बीच में होना चाहिए, इधर आर इधर सी, ठीक। एंड एंगल कौन सा, क्यू, एंड एंगल बी आर राइट एंगल, ये दोनों सॉरी आर एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल, बी और क्यू। और हमारा काम है इन दोनों को ही इक्वल प्रूव करना, बी और क्यू को ही इक्वल प्रूव करना, ये हमको करना है, ठीक। बी और क्यू को ही हमें इक्वल प्रूव करना है। अब सुनो, क्योंकि गिवन है एक बात वो लिखी हुई उधर, क्या गिवन है कि साइन बी, या एक काम करते हैं अभी छोड़ दो, अभी आप इस बात को यही छोड़ दो, चलो कर लो कोई नहीं। साइन बी कितना होता है, अगर हम बी की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए सी। एक सेकेंड, साइन बी इज इक्वल टू साइन की शुरुआत आप इस तरह से करो, ये गिवन है, सिंस दिस इज गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब लिखते हैं साइन बी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। ऐसे ही साइन क्यू कितना होगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू, ठीक है। कभी आप इसको थीटा मान लें, इस क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं है, सिर्फ पी क्यू लिख रहा हूँ मैं बार बार, पी क्यू, ठीक। तो साइन बी और साइन क्यू इक्वल थे, तो ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू हो गया। इम्प्लाइज दैट ए सी अपॉन ए बी, पी आर अपॉन पी क्यू, दोनों रेशो इक्वल हैं, तो ये कुछ तो होंगे। मैंने मान लिया कि ये के इक्वल है, ये फर्स्ट छोड़ो, चलो फर्स्ट ये मैंने क्या मान लिया कि के इक्वल है, भाई यो रेशो और ये रेशो इक्वल है तो कुछ तो होगी वैल्यू, मैंने के मान ली इसको। अब अगर आप इसको और इसको कंसिडर करो, ध्यान से देखना, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू के, और अगर मैं एंड इसको और इसको कंसिडर करूँ तो पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। इम्प्लाइज ए बी को उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी एंड पी आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये हो गई सेकेंड।
दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने साइन बी और साइन क्यू लिया, इधर लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों रेशो इक्वल हैं तो कुछ तो होंगे, मैंने के माना है कि के इक्वल हैं। अब हमने पहले एक बार ये रेशो और के की वैल्यू को साथ रखा, अब इस रेशो को और के को साथ रखा, इससे ये बनाया, इससे ये बना दिया, ठीक। अब इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है वो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यही तो होगी। इससे अगर मैं इससे क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ अगर, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इसको भेज देंगे इधर माइनस में, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई इधर से निकल के, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। स्क्वायर को भेज दो इधर तो ये बन जाएगा इधर जाकर स्क्वायर रूट, मतलब क्या बन जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये मान लो थर्ड। ये क्या किया था हमने, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब लगाओ उधर वाले में इन राइट ट्राइंगल ए सी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पी जी टी। जब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर हमने वैल्यू निकाली थी क्यू आर की, मतलब बेस की, इधर निकालते हैं बी सी की, दोनों तरफ बेस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, अगर बी सी स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको उधर भेज दो, तो ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट बन जाएगा उधर जा करके, तो ए बी स्क्वायर माइनस कितना माइनस कितना ए सी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये बन गई 4। तो ये वैल्यू आ गई है क्यू आर की थर्ड में और ये वैल्यू आ गई है बी सी की फोर्थ में। और अब डिवाइड कर दो जरा सा, काम करो, ए सी अपॉन ए बी, ए सी ए सी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक। एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जरा, कहाँ पर करें, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। जब हम यहाँ पर आए थे ना इस वाले स्टेप पे जब हम आए थे, तो इस स्टेप से थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी को, तो पी आर को तो ले जाओ यहाँ पर, पी आर को तो ले जाओ यहाँ पर, ये रह गया, पी आर को ले जाओ यहाँ पर और ए बी को भेज दो उधर, बात वही है अभी, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया आपस में। तो थोड़ा सा चेंज अब यहाँ भी हो जाएगा कि ए सी अपॉन कितना पी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए बी अपॉन कितना पी क्यू, थोड़ा चेंज करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर, और इधर हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो थोड़ा सा ये बात यहाँ ध्यान रखनी थी आपको कि इनको एक्सचेंज करना है दोनों को, ठीक। चलो जी, अब आते हैं हम थर्ड को डिवाइड करेंगे फोर्थ से, थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, थर्ड को डिवाइड करेंगे फोर्थ से, बल्कि थर्ड को फोर्थ से नहीं, फोर्थ को थर्ड से करेंगे। जिस ऑर्डर में देखो, जिस तरह ये वाले लिखे हुए हैं, ए सी और ए बी ऊपर है ना, मतलब ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड्स हैं वो ऊपर हैं, पी क्यू आर के नीचे हैं, तो 4/3 करो, 4/3, लेफ्ट के अपोन में लेफ्ट साइड, मतलब बी सी के अपोन में क्यू आर, और इधर भी करो, ये वाला लिखो पहले, रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब यहाँ आ जाओ, ए सी की वैल्यू क्या है, के इंटू पी आर, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या रखोगे, के इंटू पी आर, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये
क्या था, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और वैल्यू किसकी रख रहे हैं हम, दोनों की रखी जाएंगी साथ साथ, ठीक, दोनों की, देखो ध्यान से, दोनों की, ए बी की क्या है, ए बी की वैल्यू के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की जगह के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर, और पूरे के अपोन में क्या है, जुगा तो पूरे के अपोन में क्या है, पी क्यू आर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कहाँ से रखा मैंने, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से। देखो ध्यान से क्या किया, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद इस ए बी स्क्वायर की जगह रखा मैंने ये वाली वैल्यू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर में क्या रखा मैंने, के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, तो बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ से ये के स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, तो जब हम ये के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा के इंटू, यहाँ क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और अपॉन तो ये था ही पहले से, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक। अब जैसे मैंने के स्क्वायर बाहर निकाला था ना, ऊपर लगा होता है स्क्वायर रूट, तो बाहर खाली के ही आएगा, अंदर से तो के स्क्वायर निकाला, मगर स्क्वायर रूट होने की वजह से वो उसका स्क्वायर हट जाएगा, और ये हो गया इससे कैंसिल, तो ये बचा बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी बच गई, के, और ये होगी 5। चलो जी, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी के है, बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी के है। तो अगर हम क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड 5 को देखें बहुत ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड 5 को, तो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि दोनों वैल्यू के की ही तो हैं, ये भी के इक्वल है, वो भी के इक्वल है, तो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर तीनों इक्वल तो हुई। ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, ए सी अपॉन पी आर, अच्छा जी, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो सिमिलरिटी बन गई, एस एस एस, इधर लिख देता हूँ, सो बाई एस 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 सिमिलरिटी, बाई एस 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 सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ये हमने बताया था आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यही हमको प्रूव करना था। इक्वल तो तीनों ही होंगे, ए पी के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, मगर हमको सिर्फ लिखना कौन सा था यहाँ पर, बी और क्यू वाला, ठीक। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा था इसका, अजीब सा था, हल्का सा, लेकिन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी पड़ेगी, तो नोट करेंगे इसको तुरंत। और अभी मैं इसका आपको एक छोटा सॉल्यूशन भी कराता हूँ। तो छोटा सॉल्यूशन इसका ये होगा कि इस बार तो थे दो ट्रायंगल, जब हमने बी और क्यू को दोनों को अलग अलग ट्रायंगल में कंसिडर किया, अगर सपोज इफ एनी केस द ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल अगर हमारे पास में है, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रायंगल है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर तो। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं फिर से, ये तो हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, एक्यूट एंगल, ये और ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल, और ए को मैंने मान लिया इधर राइट एंगल पर। तो लेट इन राइट ट्राइंगल क्यू ए बी एंगल ए इज 90 डिग्री, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या गिवन है, अब गिवन क्या है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो इसी ट्रायंगल में देख के बताओ बी के लिए क्या होगा, बी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ए क्यू अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी क्यू। जब हमने किसकी बात करी, साइन बी की। अब करते हैं साइन क्यू के बारे में बात। एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, बी क्यू। तो ये तो बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया ए क्यू अपॉन ए बी।
और एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या लिखेंगे? क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये क्लास 9 में थ्योरम थी ना कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए क्यू के सामने कौन सा एंगल है? बी। और ए बी के सामने कौन सा एंगल है? क्यू। तो प्रूव इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं हम। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा आपके टीचर सजेस्ट करेंगे वैसा आप कर सकते हैं। मेरी राय है जो पहले वाला तरीका है उससे आपको क्वेश्चन को करें। हाँ, एक पहचान और भी है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा है, मतलब ज़्यादा नंबर में आता है 5 नंबर में, तो पहले वाला करना, और 2 नंबर में आता है फिर ऐसा कर देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। कंसिडर ट्राइंगल ACB। एक ट्राइंगल ACB को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में फिगर बनी हुई है, तो ट्राइंगल ACB, कंसिडर द ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। जहाँ राइट एंगल कहाँ है? C पर। देखो इस बार कहाँ है ना कि राइट एंगल C पर है तो C पर ही लेंगे। ठीक है, विच AB इज इक्वल टू 29। AB कितना है? 29 यूनिट। BC कितना है? 21। और एंगल ABC मतलब बीच वाली बात हो रही है B की, वो कितना है? थीटा। ये सब जानकारी हमको दे रखी है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज, इन दो पार्ट्स की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में डिटेल गिवन थी, जो जैसे थी वैसे हमने लिख दिया। देखो एग्जाम्पल 1 में क्या था कि हमको एक रेशो गिवन था tan A 3/4 या क्या था 4/3। तो हमने उनको A से मल्टीप्लाई करके माना था 3A और 4A। लेकिन इस बार साइड्स गिवन है ऑलरेडी, तो इस बार आपको रेशो वाला झंझट में नहीं पड़ना। जब वो रेशो दिया होता है 3/4 या 4/3, तब तो आपको A से मल्टीप्लाई करके लिखना है या फिर K से। मगर यहाँ तो डायरेक्ट ही साइड्स गिवन है, लेंथ गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो कुछ भी करना हो आपको पहले वो तीसरी साइड तो फाइंड आपको करनी ही होगी। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 आएगा। थोड़ी देर बाद देखना आंसर 1 आएगा। ये मैंने कैसे बता दिया? जब हम 8.3 कर लेंगे ना, तब आपको जब पूरी ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो जाएगा, पूरी साइज का जब आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो कई चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल 4 आएगा और एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं आपको इस मेथड से कराऊंगा, मगर वो दूसरे मेथड से भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ईजी रहता है। मगर वो कब कर पाएंगे? जब हम 8.2 और 3 कर लेंगे। ठीक, तब तो फिलहाल इसकी वैल्यू 1 भी आ जाएगी, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इस चीज़ का। चलो फिलहाल छोड़ देते हैं इस बात को हम। फिलहाल हम वहाँ आते हैं। देखो सब कुछ गिवन है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरा सबसे पहला टारगेट है वो तीसरी साइड फाइंड करना, मतलब परपेंडिकुलर AC को फाइंड करना। तो इन क्या लिखेंगे? इन राइट ट्राइंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ? हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC स्क्वायर बेस BC स्क्वायर। जो ही बातें होंगी वो B के लिए होंगी, B के सामने होगा परपेंडिकुलर। तो AB कौन है? AB कौन है? 29 का स्क्वायर। AC कौन है? नहीं पता फिलहाल। BC कौन है? 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 841 स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। ठीक है, AC स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441। इसको ले आओ इधर माइनस में। जब ये इधर माइनस में आएगा तो ध्यान से देखना, इधर बचेगा 400। इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, और AC स्क्वायर √400, और √400 कितना होगा? 20 होगा। तो खैर प्लस माइनस 20, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे साइड की वजह से। तो AC भी आ गया। अब आपके पास सब चीज़ें आ गई। अब जो फाइंड करना है उसमें मेरे को जरूरत किसकी पड़ने वाली है? साइन की और कोस की, और बस। तो मेरे को ये बाकी नहीं निकालने, इस बार सिर्फ साइन और कोस निकाल लूँगा मैं। तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देख के बताओ उधर, डायरेक्ट लिख दो अब तो 20/29। अरे थीटा के लिए बात कर रहे हो ना, थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, और ऐसे ही कोस थीटा बेस मतलब 21 अपॉन हाइपोटेनस। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात याद रखना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताई थी। अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका तो मतलब होता है ना, वो होता है कि कोस थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं हम, मतलब कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में कर रहे हैं। ठीक, इस बात को जरूर नोट कर लेना। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि मान लो कभी लिखा आया कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप इसको कोस 900 मत कर देना, 30 का स्क्वायर मत कर देना,
एक्चुअल में ये पूरे का स्क्वायर है। cos 30 क्वांटिटी पूरी एक ही होती है, cos 30 का स्क्वायर मतलब cos 30 इंटू cos 30, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा इंटू cos थीटा, 2 बार हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या आई है 21/29 और उसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 20/29 और उसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर लगाया हमने, वैल्यू रखी cos थीटा की है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्यूब होता क्यूब लगा देते। तो 20 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 841, तो यहाँ कितना 441 और यहाँ कितना 400, तो ये हो जाएगा 841/841 और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ठीक। और 8.3 करने के बाद आप भी डायरेक्ट बता सकते हो, बल्कि कर भी सकते हो, ठीक है। तुरंत नोट करेंगे इसको, तुरंत नोट करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में को मैं यही कर, इसमें चेंज करूँगा भाई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट डालेंगे हम, और यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस यही है ना बस, तो फिर क्यों दोबारा करा। और 441 में से 400 गई तो क्या बचेगा इस बार 41, मतलब कि 41/841, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। तुरंत नोट करेंगे बहुत जल्दी से। देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, बात चल रही है राइट ट्रायंगल ABC की, पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही हमारी राइट ट्रायंगल ABC में है क्लास 10th में। तो इन ए राइट ट्रायंगल ABC, चलो जी ये हो गया राइट ट्रायंगल, कौन सा था ABC, और इसमें राइट एंगल कहाँ है B पे, तो भी B पे मानना पड़ेगा। राइट एंगल कहाँ है B पर, ये हो गया राइट एंगल। बाकी जहाँ मर्जी मान लो, तो A को मैं यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि वो एक ही बात कर रहा है, थोड़ा इजी पड़ता है देखने में, वहाँ भी ले सकते थे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो B पर राइट एंगल है, tan A की वैल्यू 1 है, देन वेरीफाई दैट, ये चीज़ वेरीफाई करनी है, LHS = RHS। अब अगर मैंने आपको 8.2 करा दी होती तो मैं इस क्वेश्चन को मात्र 2 लाइनों में पूरा कर दूंगा फिर तो, ठीक है। 8.2 में हम एक टेबल याद करेंगे, उस टेबल के बाद अगर मैं चाहता हूँ ना तो इस क्वेश्चन को हम मात्र 2-3 लाइनों में कर देंगे। मगर फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली और पाइथागोरस थ्योरम वाली, इसके लिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा अभी, लेकिन जब हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं क्लास 10 की, तब हमारे पास इस क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हो जाते हैं। फिलहाल इससे ही करेंगे फिलहाल, ठीक है। अगर मेरे को याद रहता है तो मैं बाद में 8.2 के बाद में आपको करा दूँ, वैसे तो आप खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो मैं आपको इससे कराऊंगा, वैसे दूसरा तरीका भी है हमारे पास, फिलहाल नहीं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अपना वही तरीका लगाएंगे। क्या क्या कि tan A गिवन है, सुनो tan A की वैल्यू 1 है, ठीक है, और tan A अगर 1 है तो tan A होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और A के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, A के सामने परपेंडिकुलर, मतलब कौन BC, बेस कौन मतलब AB, ठीक। इनको हटाओ, इनको यहाँ लिखा मत करो इस तरह से। तो कहने का मतलब ये रहा कि 1 = दिस रेशो, 1 = दिस रेशो, BC = AB। 1 जो है वो BC और AB के रेशो के इक्वल है। AB को भेज दो उधर मल्टीप्लाई में, तो AB कितना हो गया BC के इक्वल, ठीक। और इम्प्लाइज दैट AB = BC, भाई कुछ तो ये होंगे दोनों, मैंने मान लिया दोनों A होंगे, कुछ तो होंगे दोनों A होंगे। तो AB और BC, तो पहले क्या फाइंड करेंगे AC पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर और जी परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर = BC मतलब A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर = कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो AC = स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट करोगे तो माइनस तो लेना नहीं है, A स्क्वायर का रूट A और 2 का रूट √2, 2 का रूट √2, तो ये मेरे पास में आ गया A√2, ये कितना हो गया A × √2। अब जो चीज़ वेरीफाई करनी है उसमें ज़रूरत किस किस की है, साइन A की और कोस A की, तो सिर्फ हम इन्हीं को फाइंड करेंगे, साइन A और दूसरा कोस A। तो A से बात करो, A के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन A कितना होगा, साइन A कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
और कोस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए से ए कैंसिल तो 1/√2, ए से ए कैंसिल तो 1/√2। साइन ए और कोस ए दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो वेरीफाई करना है वहाँ से ले लेते हैं LHS, और LHS क्या है, LHS है 2 sin a इंटू कोस ए। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/√2, कोस ए क्या आ चुका है 1/√2। तो 2 1 की 1 में 1, √2 की √2 में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 1, ये आ गई RHS। यही हमको वेरीफाई करना है, मतलब दोनों इक्वल आ गए। ठीक, नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 और लास्ट है, इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, थोड़ा सही नहीं बना मुझे लग रहा है, इन ट्राइंगल OPQ, तो ये इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है, और OP 7 सेंटीमीटर की है, और OP माइनस PQ का डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइन Q एंड कोस Q। तो इस बार दो साइड हमको फाइंड करनी पड़ेंगी। अब तो तुम एक ही फाइंड कर रहे थे, इस बार दो फाइंड करनी पड़ेंगी। उसके लिए OP की वैल्यू 7 है, और ये गिवन है क्या, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो ऐसा करते हैं, OQ PQ से किसी एक को x मान लो, लेट कोई सी मान लेते हैं, लेट OQ इज इक्वल टू x। जब मैं OQ को x मान लूँगा ना, तो आप इस x को जरा वहाँ पुट करो एक बार के लिए, तो क्या आएगा, जब आप x रख दोगे तो x माइनस PQ इज इक्वल टू 1। बात को समझो। अब PQ उधर भेज दो, 1 इधर भेज दो, तो x 1 इधर आया और उधर कौन गया PQ, तो मतलब PQ भी मेरे पास कितना आ गया x माइनस 1। तो मेरे पास अब कहीं ना कहीं PQ तो कितना है x माइनस 1, और OQ कितना है x। ठीक है, अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के अपोजिट हाइपोटेनस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ कितना है x स्क्वायर, OP कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, PQ कितना है, गलत हो गया ना, OP तो 7 है, OP कितना है 7 स्क्वायर, और PQ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से करना कैलकुलेशन अपने आप, दोनों तरफ से x स्क्वायर कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 49 और 1 50 माइनस 2x को ले आओ इधर, तो इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 25। और अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो मतलब आपके पास OQ आ गया, OQ आपके पास आ गया कितना 25 सेंटीमीटर, और फिर तो PQ भी आ गया, फिर तो PQ भी आ गया ना, 25 माइनस 1 24 सेंटीमीटर। तो OQ 25, मतलब ये वैल्यू 25 और ये वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक हो गया। अब फाइंड क्या करना है, साइन Q एंड कोस Q। एक तो बताना है साइन Q, जब तीनों साइड आ जाएं तब तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, साइन Q एंड कोस Q। अब साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो लिखा हुआ, कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो लिखा हुआ। Q के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, Q से देखो परपेंडिकुलर कौन होगा OP, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 के अपोजिट OQ। ऐसे ही इधर बेस कौन होगा, Q के लिए बेस कौन होगा PQ, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है OQ। तो OP की वैल्यू 7 और OQ की वैल्यू 25, और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, कभी रेशो में सेंटीमीटर लिख दो, PQ 24 और OQ 25। ये क्वेश्चन कंप्लीट। और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, ऐसा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करेंगे। ठीक, तो हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना और शेयर कर देना जरूर इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है।